हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का बेहतरीन लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर मैं आपको पहले बता दूं, ये बीएससी के लिए लेक्चर है भाई, बाकी अदर किसी के लिए नहीं है। अगर फिर भी आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हम इस लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किन किन टॉपिक्स के करने वाले हैं। भाई हमारी 8 यूनिट है एक्चुअल में। एनईपी बेस्ड जो सिलेबस है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उसमें ये हमारा केमिस्ट्री की 8 यूनिट दे रखे भाई। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट, उसके बाद आपका क्या है लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। भाई ये आपके टॉपिक्स हैं। हम इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ चीजें क्या बताने वाला हूं भाई। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी आपके सिलेबस में थे, हमारे सिलेबस में थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, वो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं भाई। केमिकल काइनेटिक्स को हम कवर कर चुके हैं कंप्लीटली। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सारे लेक्चर्स को। केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर चुके हैं सर। फेज इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी हमने स्किप नहीं किया है। ये 3 यूनिट हमारी हो चुकी थी। गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट बहुत ज्यादा इनसे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने जिनसे ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पहले किया। टाइम कम था लेकिन फिर भी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसको भी कवर कर लिया है भाई। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसको भी कवर कर लिया। फिलहाल 8 में से 5 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 3 यूनिट हमारी रह चुकी हैं। गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। अभी जैसे जैसे टाइम रहता है तो हम करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन तीनों से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उनका कंसेप्ट यहां साथ के साथ आपको बताने वाला हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। फिलहाल हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई? फिलहाल हम करने वाले हैं, आपको दिखा तो दें कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चंस पूछती कैसे, कौन से क्वेश्चंस पूछती है, तो हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं भाई। 2023-24 का ये पेपर है केमिस्ट्री का, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस पेपर का नाम होता है, आपको पता है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं भाई, इस पूरे पेपर को हम एक लेक्चर में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम 10 क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन पर डे है ना, तो 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे। आज का पहला दिन है, हम पहले 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। आप कहोगे सर अगर आपने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, तो फिर कहेंगे सर ये ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया नहीं है, ये कौन सी चीज आ गई। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, हमारे 3 यूनिट रह गई। एक्चुअल में ये जो लास्ट यूनिट है, ये पहला क्वेश्चन ही हमारा लास्ट यूनिट से आ गया है, पर फिकर नोट, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बड़े ही आराम से सॉल्व करने वाले हैं। देखो एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है उसका कंसेप्ट हम वहां सीखेंगे, लेकिन अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। इसने बोला है सर D2 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कितना होगा या क्या होगा। मैं D2 नहीं D1 से लेकर, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर? D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आ सकते नहीं आ सकते? मैं सबका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको बता रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और उसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होगा भाई। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया अभी? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, या फिर इसको टर्म सिंबल भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं इसको? टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। आपको करना क्या भाई, आपको एक काम करना है। देखो क्या करना है, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर? D में D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है। अभी आपको एक काम करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं भाई? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं सर D में 10। ठीक है, तो Dn और D10-n इन दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सेम होता है। क्या कहना चाह रहे सर? जितना D में इलेक्ट्रॉन हो 10 में से उतने माइनस कर दो, जो बचे
उसका भी ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगा वो उसी के समान होगा। कहने का मतलब अगर सर मैं D1 में से मतलब 10 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा D9, और D1 और D9 के लिए टर्म सिंबल सेम होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए। अच्छा सर D2 और D8 के लिए सेम होगा, D3 D7 के लिए सेम होगा, D4 D6 के लिए सेम होगा, D5 D5 तो सेम ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखो 10 काम कितने प्यार से आराम से इनका टर्म सिंबल याद रखते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, बड़े ही आराम से प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे भी साथ के साथ। जो चीजें रहेंगी, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनको अभी हम कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं उनको सीखेंगे भी, और जिनको याद रखना है कि भाई एक छोटी सी ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अभी D2 पूछ लिया, आने वाले क्वेश्चन में D3 पूछ ले, D5 पूछ ले, D6 पूछ ले, D7 पूछ ले, कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? देखिए सुनिए, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना भाई? याद रखना है आपको क्या भाई? D F F D S, D F F D S, D F F D S। D5 के लिए ऐसे याद रखो, ऊपर D नीचे D बीच में 2 F, D F F D S, ये आपको याद रखना है टर्म सिंबल के लिए। सर इसमें क्या है? और कुछ चीजें और भी होती हैं भाई। और क्या चीजें होती हैं देखिए सुनिए। पहले वालों को एक ऐड करना भाई, 1 था 2 कर दीजिए, 2 था 3 कर दीजिए, 3 है 4 कर दीजिए, 4 है सॉरी हाँ 3 है 4 कर दीजिए, 4 है 5 कर दीजिए, 5 है 6 कर दीजिए। सर ये जो हमने किया है ना, ये जो हमने किया है बहुत बेहतरीन चीज की है, शायद आपको कहीं इस तरह की चीज देखने को भी ना मिले। ये हमने आपको एक ट्रिक बताई है। ये क्या बताई है आपको? एक ट्रिक। सर कैसी ट्रिक है भाई? D1 से लेके D10 तक के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे उन सब के लिए टर्म सिंबल ही हो गया हमारा। D1 D9 के लिए सेम होगा, D2 D8 के लिए सेम होगा, D3 D7 के लिए एक होगा, D4 D6 के लिए सेम होगा, और D5 के लिए हमारा इस तरह से रहता है। तो याद रखना। चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन को देखना। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2। D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा? तो जरा D2 के लिए देखना भाई क्या आ रहा है? सर 3F आ रहा है। जरा देखना क्या ऑप्शन में 3F नजर आ रहा है? क्या ऑप्शन में आपको 3F नजर आ रहा है? हम कहेंगे सर देखते हैं, हमें नजर आ रहा है, वैसे हमें नजर आ रहा है। सर कौन सा नजर आ रहा है? ये रहा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी में आपको 3F नजर आ रहा है। आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं, चाहे आप हिंदी देखते हैं या इंग्लिश देखते हैं, जो भी देखते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस पहले क्वेश्चन में आपसे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए फिर एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ पॉसिबल DD ट्रांजिशन इन CuNH3 का होल 6 2+ विल बी। वाओ, आश्चर्यजनक बात यह है कि जो यूनिट अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, दोनों क्वेश्चन पहले उसी से पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे यूनिट 8 से लिया गया है। भाई देख लेते हैं इसको भी क्या है और कैसे करना है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना DD ट्रांजिशन वाला, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये यूनिट जो हमने की थी पहले, कौन सी यूनिट कर ली है भाई? ये थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और लास्ट इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। सर पूछा क्या गया ये बता दीजिए बस हमें, और हम सॉल्व कैसे करेंगे ये बता दीजिए। भाई हमसे पूछा गया है, हमारे पास है CuNH3 का होल 6, ठीक है सर, इस पर 2 पॉजिटिव है। इसमें पूछा गया है सर नंबर ऑफ BD ट्रांजिशन कितने होंगे, नंबर ऑफ BD ट्रांजिशन कितने होंगे। और भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ये एक्चुअल में अच्छे कंपटीशन जो क्वेश्चन पेपर्स होता है वहां भी पूछा जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर छोटी सी ट्रिक होती है भाई। छोटी सी ट्रिक का मतलब क्या है सर? छोटी सी ट्रिक का मतलब अगर यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कॉपर का, क्योंकि एमीन पे 0 होता है यानी NH3 पे 0 होता है, तो क्या बचेगा 2+ था। इसका मतलब सर कॉपर पे 2+ होता है, और कॉपर 2+ में आप देखोगे तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करोगे तो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा। क्या आएगा भाई? D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है। सर D9 की अगर हम बात करें तो हमने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक टर्म पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। D9 में होता, बहुत भयंकर होता है, और हमने बताया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन D9 के लिए क्या होता है भाई, D9 के लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है भाई, ये होती है कंडीशन सर, 2 ऑर्बिटल नीचे, फिर एक ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। हमने जाना था सर, क्या जाना था, हमने जाना था यहां पर DYZ, D और क्या था हमारा ZX, ठीक है। ZX नीचे आ रही थी, Z आउट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, Z आउट। Z आउट में क्या था, DYZ DZX, फिर हमारा क्या था DXY, फिर ऊपर गए तो यहां पर कौन मिला था हमें, DZ स्क्वायर, फिर हमको मिला था DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। यही था, बिल्कुल था सर। D9 मतलब सर 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे सर, हम ऐसे भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। DD ट्रांजिशन का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से अगर D ऑर्बिटल में ही जाता है उसे हम DD ट्रांजिशन कहते हैं सर। जब हम लास्ट वाली यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे सिलेक्शन रूल होते हैं, 2 टाइप के सिलेक्शन रूल होते हैं, एक लैपोटे सिलेक्शन रूल, दूसरा स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, स्पिन और लैपोटे। तो इसमें लैपोटे फॉरवर्डन होता है, मतलब लैपोटे यहां पर नहीं होता लेकिन स्पिन होता है सर। यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, एक चीज क्या देख रहे हैं भाई, एक चीज ये देख रहे हैं यहां पर फुलफिल्ड है, यहां भी फुलफिल्ड है, यहां भी फुलफिल्ड है, केवल यही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, केवल यही इलेक्ट्रॉन आ सकता है डी में, डी से डी में आना है सर। कहां से आ सकता है सर, हो सकता है कि लास्ट वाली से ऊपर वाली में आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर, हो सकता है इस दूसरे वाली से ऊपर वाली में आए। तीसरी कंडीशन इस यहां से यहां पर आ जाए सर। कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहे हैं, यहां पर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहे हैं। मतलब हम एक चीज बोल सकते हैं सर, D9 के केस में यानी CuNH3 को होल 6 2 पॉजिटिव, इसमें JTD की वजह से 3 DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। 3 हम बोल सकते हैं 3 DD ट्रांजिशन आर पॉसिबल, 3 DD ट्रांजिशन आर पॉसिबल सर। यहां पर एक बार देखना क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या इसका ऑप्शन है, क्या देखना सर, 1 है 2 है 3 है सर, है देख लीजिए 3 DD ट्रांजिशन का ऑप्शन अपने पास है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना टफ टाइप का कोई क्वेश्चन है नहीं। तो जो भी वहां से हमने जो यूनिट नहीं पढ़ी है वहां से इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता तो हम उसका कंसेप्ट समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए भाई, ये आ गया हमारा हाइब्रिडेशन ऑफ CuNH3 का होल 4 2+। ये तो हमारा अभी जो यूनिट चल रही थी, करंट में जो चल रही थी वहीं से क्वेश्चन आया है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये तो हम बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। VBT पढ़ाता हूं, मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। तो हमने जो यूनिट अभी फिनिश की है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने हाइब्रिडेशन निकालना आपको सिखा दिया था। तो अगर आप यहां पर देखना चाहो, अगर आप देखना भी चाहो भाई, तो बहुत ही आसानी से आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। सर कैसे, देखो कैसे निकाल सकते हो भाई। एक चीज देखो, Cu है, NH3 कितने लगे भाई, NH3 कितने लगे भाई, NH3 लगे अपने पास CuNH3 का होल 4। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताएंगे जरा, बिल्कुल बता देंगे सर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालना सीखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो वहां पर 2 टाइप का हाइब्रिडेशन दिखता है, या तो sp3 या फिर dsp2। बताया था सर, बिल्कुल बताया था, या तो sp3 या dsp2। सर यहां पर sp3d2 दिखाई दे रहा है या sp3d दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। इनको तो हमने बाहर कर दिया, इनको तो हमने बाहर कर दिया। अब बचा है, क्या बचा है भाई, sp3 और dsp2। अगर आपको याद हो ना, अगर आपको याद हो, हमने स्पेशली इस केस को हमने कराया था, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना होकर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इसका जो आंसर है बहुत ही अच्छे से हमने, ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है, हमको एक्चुअल में इसका आंसर sp3 लगता है, लेकिन इसका आंसर sp3 नहीं होता। जब हम रूल से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा sp3 आना चाहिए। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट ना करके बाहर वाले डी ऑर्बिटल की एक डी ऑर्बिटल यूज होती है, जिसकी वजह से हमें इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है dsp2। और इसका जो
क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसको उसका मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या उस वीडियो का आइकन पर मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप टच करके उसका सॉल्यूशन पूरा देख सकते हो। फिलहाल के लिए समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा, DsP2। ओके, चलिए सर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं सर। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। बहुत बेहतरीन चीज है भाई, आपको बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को बताया है, बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को बताया था भाई। क्या बताया था? स्प्लिटिंग क्या होती है, जरा देखने इधर आओ, चलिए इधर देखते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने बताया था सर, जब हमारे पास कोई डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होती है अगर वो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी ज्योमेट्री, तो वो स्प्लिट होती है 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। इनको हमने क्या बोला था सर? इनको बोला था हमने क्या, T2G, इसको बोला था EG। इनके बीच की जो एनर्जी थी उसको बोला था डेल्टा। यही बोला था, बिल्कुल सही बात है। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में थी। अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में गए तो डी ऑर्बिटल अपनी जो ब्रेक होती थी, स्प्लिट होती थी, वो किस में होती थी भाई? वो हमारे 2 सेट में, नीचे 2 ऑर्बिटल आती थी, ऊपर अपने पास 3 ऑर्बिटल आती थी। इसको हम बोलते थे E, इसको हम बोलते थे T2। सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हम बोलते थे डेल्टा T। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आते हैं भाई कहां पर, जब हम आते हैं कहां पर, स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में, तो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री हल्की फुल्की सी ऑक्टाहेड्रल के जैसे होती है, इसलिए शुरुआत में वो ऑक्टाहेड्रल की तरह टूटते हैं, नीचे 3 ऑर्बिटल और ऊपर अपनी 2 ऑर्बिटल। फिर वो 3 ऑर्बिटल हमारी क्या होती हैं, फिर से ब्रेक होती हैं, और फिर से ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनाते, कुछ इस तरह से स्प्लिट होती हैं। ये हम इसके बारे में आपको बता चुके थे, और इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा SP प्लस SQ, यानी स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहां पर रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, यहां पर रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा O जो होता है वो हमारा बराबर होता है 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T के, यानी कि डेल्टा O टेट्राहेड्रल से 9/4 टाइम्स बड़ा है। जब डेल्टा T से ऑक्टाहेड्रल, मतलब बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ऑक्टाहेड्रल से तो और ज्यादा किसकी है, स्क्वायर प्लेनर की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? हम तो बोल सकते हैं सर, हम बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, सबसे कम टेट्राहेड्रल की। ये हो जाएगा आंसर। जरा देखिए सर, जरा देखिए इधर, है क्या कोई ऐसा, है क्या कोई ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की हो, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की हो और फिर टेट्राहेड्रल की हो? तो आई होप आपको नजर आ गया होगा ऑप्शन डेल्टा SP स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, देन द लास्ट वन इज टेट्राहेड्रल। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। ये तो वो है जो हमने पढ़ा था, ये तो वो है जो हमने पढ़ा था, और इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? Which one of the following behave as an flexidentate ligand? सर फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है ये बताइए। मोनोडेंट, हम बोल सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं होता, इसमें हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। एक्चुअल में एम्बिडेंटेट लिगेंड को फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो आप इसमें देखोगे NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव हमने मोनोडेंटेट में पढ़ा था, CNO मोनोडेंटेट था, OH मोनोडेंटेट था, एक ही था SCN नेगेटिव, CN माइनस NC माइनस, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव। सर ये मोनोडेंटेट के एग्जांपल थे, आप जाकर देखिए। हमने जहां लिगेंड्स और टाइप्स ऑफ लिगेंड जब हमने जाने थे, यूनिट नंबर आई थिंक कौन सी थी अपनी भाई, यूनिट नंबर थी अपनी, एक बार देखते हैं कौन सी वाली यूनिट में हमने पढ़ा था। ये हमने जाना था बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो यूनिट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें हमने जाना था, है ना। तो उसका ये हमारा पहला या दूसरा लेक्चर होगा। दूसरे लेक्चर में हमने लिगेंड्स और उसके टाइप्स हमने जाने थे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यूनिट में, है ना। तो आप जाकर देख लीजिए, सबके वैसे लिंक तो आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से कवर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो भाई। केमिस्ट्री को एकदम से मजेदार तरीके से पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं कुछ भी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा SCN नेगेटिव। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज टेट्राहेड्रल बाय, देखो सुनो, बिना किसी स्ट्रक्चर के यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से, सॉरी ऑक्टाहेड्रल पूछा है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टा, सर ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? सर ऑक्टाहेड्रल के लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, पढ़ा है ना हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सुना है। ऑक्टाहेड्रल किसकी ज्योमेट्री होती है? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है। यहां कोई हाइब्रिडेशन नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख के बता सकते हैं कौन सा ऑक्टाहेड्रल होगा। आइए जरा देखिए, सर नीचे से स्टार्ट करते हैं, जरा क्यों करते हैं उसका रीजन पता चल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, Fe के साथ NSiMe3 का होल ट्वाइस, और फिर क्या है हमारा, क्या लगा हुआ है हमारा, होल थ्राइस लगा हुआ है, इसका टोटल का होल थ्राइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हमारे कितने लगे हैं, 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर 2 हो जाएगा। आगे और 2 होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती भी है लीनियर। ओके सर इधर आइए, Fe CO का होल ट्वाइस, NO का होल ट्वाइस, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड, 2 और 2 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इधर आइए सर, यहां पर NO3 मोनोडेंटेड है, यहां पर भी 4, कितने NO3 है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहां देखिए C2O4 2 नेगेटिव, मतलब COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, जिसको हमने बोला था कि हम शॉर्ट में ऑक्स भी बोल देते हैं, ऑक्स मींस बैल होता है क्या, सर नहीं, ये ऑक्जेलेटो है, OX मतलब ऑक्जेलेटो, C2O4, सर ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इससे 2 डोनर एटम इसमें होते हैं, एक ऑक्जेलेटो में 2 डोनर एटम। सर ऑक्जेलेटो कितने दिखाई दे रहे हैं अपन को, 3 दिखाई दे रहे हैं, सर 3 में तो 6 हो गए एग्जैक्टली, तो यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दिस वन इज ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी इन चारों में से किसकी है और कैसे निकालनी। बड़ा ही सिंपल मेथड है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो, इजीली निकल आएगी बस। चलिए सर फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। The magnitude of the crystal field splitting delta T in tetrahedral complex is smaller and decreased by okay कितनी बड़ा ही सिंपल सा, अभी भी तो बताया था अभी हमने जाना था, देखो क्या जाना था हमने, अभी इसमें देखो डेल्टा O और डेल्टा T में रिलेशन क्या था, 9/4 का था, 9/4 का ही तो था, बिल्कुल। जरा आ जाओ इधर, कहां पर आना सर, यहां आना क्वेश्चन पे, हमने जाना था डेल्टा O बराबर क्या था, 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा T इन टेट्राहेड्रल, यानी डेल्टा T की वैल्यू निकलवा रहा है। सर डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9 ऑफ डेल्टा O। कॉम्प्लेक्स इज स्मॉलर एंड डिक्रीज बाई, कितने से कम होता तो हमारा हो जाएगा 4/9। एक्चुअल में डेल्टा T की वैल्यू पूछ रहा है, और यहां पर सब जगह क्या होगा, डेल्टा O है, आई थिंक मिसप्रिंट है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 4/9 डेल्टा O, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O। बस ये था, पढ़ा था ना आपने, पूरी क्लास में एंजॉय करके सारी चीजें हमने देखी थी, इसमें कुछ भी हमारे पास नहीं बचा था। तो ये टेंशन न लो, आपको केवल उधर करना है, इधर क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। बस एक बार देख लो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ताकि हम चाहे हम ग्रेजुएशन का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो, चाहे मास्टर डिग्री का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन में जाओगे, मान लो IIT JEM की प्रिपरेशन आप करने वाले हो, कैसे करोगे भाई वहां जाके, है वहां जाके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही चीजें तो हमें जाननी है। आती सबको है चीजें, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन इज half as the initial concentration of the reactant is doubled। मतलब समझ में नहीं आया, अभी बता देते हैं। आपको बताना है क्या, आपको बताना द रिएक्शन इज किस ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 1 का क्वेश्चन है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे और मैंने आपको इसके बीच एक रिलेशन बताया था बड़ा प्यारा सा, वो रिलेशन आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या बताया था। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आगे आंसर करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसका हाफ लाइफ मतलब टी हाफ इज हाफ। टी हाफ जो है वो कितना हो गया भाई, हाफ हो गया है, मतलब आधा हो गया, ठीक है। एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं ए नॉट मानता हूं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो गई है, डबल। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को सर डबल कर दूं तो मेरा टी ऑफ आधा हो जाता है। तो बताइए उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, देखे मैं क्या फॉर्मूला था, बिल्कुल देख लीजिए सर। देखिए टी हाफ को आधा हमारा टी हाफ हमारा आधा हो जाता है ए नॉट को डबल करने पर। तो आपको बताना है क्या इसका क्या आंसर क्या होगा, मतलब ऑर्डर क्या होगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको, बड़े प्यार से सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इस तरह से कैसे करेंगे, देखिए हमको वैसे पता है और आपको भी पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला हमने लिखाया था टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें फॉर्मूला जाना था भाई। ये फॉर्मूले से हम इजीली कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन को जरा करके देखते हैं। टी हाफ 1, उसने कहा टी हाफ क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। टी हाफ 1 को हम टी हाफ 1 ही मान लेते हैं, टी हाफ ही मान लो। टी हाफ 1 को हमने कितना माना, टी हाफ। टी हाफ 2 जो है वो कितना हो गया, आधा, तो हम इसको मानते हैं टी हाफ डिवाइड बाई 2। ओके ओके बराबर ए नॉट 2 कितना हो गया, डबल करने पर, तो ए नॉट 2 कितना हो गया सर, डबल हो गया ए नॉट का। पहले कितना था ए नॉट, पहले ए नॉट था बाद में 2 ए नॉट हो गया, पहले टी हाफ था बाद में टी हाफ बाई 2 हो गया। इसकी पावर कितनी है सर, n माइनस 1 है। ये काम कर सकते हैं सर क्या, यहां से देखिए टी हाफ से टी हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहां से हमने देखा ये 2 पहुंच गया ऊपर, बराबर ए नॉट से ए नॉट भी कैंसिल, यहां से भी 2 है। सर इस 2 की पावर कितनी है, n माइनस 1। n की वैल्यू निकालनी है सर, कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है। तो जब बेस दोनों बराबर हैं तो यहां से हम क्या देख सकते हैं भाई, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है सर। n माइनस 1 की वैल्यू 1 है, तो n इक्वल टू 1, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब बहुत ही बेहतरीन सर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो हम यहां पर बड़े ही प्यार से आसानी से बोल देंगे सर दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, दूसरा क्रम, जो भी बोलना आपको है ना, इसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और इसको करना कैसे है, इसके लिए जो फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया है, उस चीज का ध्यान रखें। वैसे हमने क्लास टाइम पे भी बताया था कि उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज, वाओ बहुत सिंपल से है। हमने क्या कहा था, जब हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था तो हमने ये जाना था सर किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको सर उनकी मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, 3 मॉलिक्यूल कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। 3 से ज्यादा नॉर्मली होती भी नहीं है। जरा देखिए इधर, जरा क्या देखना है सर, मॉलिक्युलरिटी आपसे पूछा है और रिएक्शन आपको ये दे रखी है, रिएक्शन आपको दे रखी है। जाहिर सी बात है NH4NO2 आपका रिएक्टेंट है जिससे N2 प्लस 2H2O बनना है। तो NH4NO2 जो है वो अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट है ना, कितने मॉलिक्यूल है सर, एक है, तो एक है तो सर मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। क्या प्रॉब्लम है इसमें, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत ही हमारा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फिर आगे करते हैं सर, आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आ गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी केमिकल काइनेटिक्स से है, 9 भी केमिकल काइनेटिक्स से था, 8 भी केमिकल काइनेटिक्स से ही था, ठीक है ना, इससे पहले ये कोऑर्डिनेशन से थे।
तो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो उनको और इजीली करिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ टाइम मतलब टी हाफ आपको दे रखा है 20 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75% कंप्लीशन, तो उसको 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको पता हो, आपके नोट्स पर रखे हो, आपने क्लासेस की हैं, अगर आपने क्लासेस की हैं तो आपको एक चीज तो पता होगा भाई। क्या पता होगा सर? पता ये होगा कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम एक रिलेशन पढ़ा था टी हाफ और T75 के केस में T75% जो होता है सर 2 इंटू टी हाफ के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ये रिलेशन हमने पढ़ा था और आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर देख लीजिए उसे। T75% बराबर क्या होता है? 2 इंटू टी हाफ। सर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि टी हाफ की वैल्यू 20 मिनट है। सर कितनी मिनट है? 20 मिनट है। आपको बताना है T75% कितना होगा, 75% कितनी देर में पूरी होगी। हम कहेंगे सर 2 इंटू 20 मतलब बोले तो 40 मिनट्स। कितनी मिनट्स में हो जाएगा? 40 मिनट। इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये कोई न्यूमेरिकल है? छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है भाई। आंसर आपसे इस तरह के पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इजीली रहेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पूछा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75 कंप्लीशन। हम कहेंगे सर 40 मिनट्स। 40 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, 40 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। केमिकल का डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पेपर का नाम है। इस पूरे पेपर में आपको मैंने 8 यूनिट दिखाई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कैसे भी रैंडम आ सकता है। ये हमने प्योर पेपर लिया, उसका पीडीएफ बनाकर आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे पेपर में आपके 75 क्वेश्चन है। हम हर एक क्वेश्चन लेक्चर में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में 15 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम सबको 1 बाय 1 डेली आपको लेक्चर मिलता रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे, 10 क्वेश्चन पर डे। तो आपको करना क्या है? आपको काम सिर्फ एक करना है। आज के 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लेक्चर्स को एंजॉय करो और सभी क्वेश्चंस को देखो, किस तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे उसको सॉल्व करना, बाकी सबको बताइए और शेयर करिए। बस इतना ही चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसको आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।